गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.1 पूरी तरह से समाप्त कर लिया था, ठीक है। और हमने कल सीखा था कि सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियों के नियम, ठीक है। और हम आज सॉल्व करने वाले हैं थेल्स प्रमेय, जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम आपको कुछ नियम बताते हैं जो कक्षा 9 से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि कक्षा 9 के जो नियम हैं उन्हें अगर हमें पता नहीं होगा तो हम थेल्स प्रमेय नहीं सिद्ध कर सकते, और जो इसके आने वाले जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.2 के, उन्हें भी हमें सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, ये हमने कल भी चर्चा कर लिया था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला नंबर है उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, समानुपातिकता हो। ये तो हमने कल चर्चा कर लिया था। अब देखिए कक्षा 9 से जो प्रमेय 9.2 है वो क्या है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसके कहने का क्या अर्थ है कि अगर हम दो ऐसी रेखाएं खींच दें जो आपस में क्या हो, आपस में समांतर हो, ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या बना दें, त्रिभुज बना दें। कितने भी हम त्रिभुज बना दें, उन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम सी दे दिए, और इसका नाम हमने, चाहिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, डी दे दिया। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी का भी होगा, ठीक है। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो इसके कहने का मतलब यही है कि इसके बीच में हम कितने भी त्रिभुज बना लें, हम चाहे जितने त्रिभुज बना लें, उन सभी त्रिभुजों का जो भी क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर आएगा, ठीक है। तो इस नियम का भी हम थेल्स प्रमेय में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर देखिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वे आपस में कोण बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने कोण बन रहा है, 4 कोण। इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं तो आपको समझाने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो आमने सामने के कोण, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण 1 है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, ठीक है। तो हम इनको स्पष्टीकरण ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये होते हैं, तो ये आपने समझ लिया। अब यहां पर देखिए, जब ए बी समांतर सी डी हो तब देखिए जो ए बी रेखा है वो सी डी के क्या है, समांतर है, और एक तिर्यक रेखा उन दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है। तो तब क्या होता है, तो तब यहाँ पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कोण 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, 6 कोण 7 कोण 8। अब इन कोणों के कुछ नाम भी हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नाम आ जाता है संगत कोण। कौन सा, संगत कोण। अब संगत कोण क्या होते हैं ये आप समझिए। संगत कोण होते हैं, देखिए जो कोण 1 है, कौन सा, कोण 1, और कोण जो, देखिए इसका जो मुख है ऐसा खुला है, तो बताइए किस कोण का मुख ऐसा ही खुला है, तो कोण 5 का मुख।
यानी कोण 1 और कोण 5 ये आपस में संगत होंगे। ठीक है, कोण 2 कोण 6, कौन सा, कोण 1 हो गया, कोण 5 हो गया, कोण 2 और कोण कौन सा 6। ठीक है, कोण 3 कोण 7, कोण 3 और कोण 7 ये संगत होंगे। कोण 4 और कोण 8 ये आपस में क्या होंगे, संगत होंगे। तो ये तो बात हो गई संगत कोण की। ठीक, अब बात होगी क्रमागत अंतः या एकांतर अंतः कोण की। किसकी, एकांतर अंतः कोण की। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण कौन होते हैं, यहां पर आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल क्वेश्चनों में है। ठीक है, तो देखिए एकांतर कोण हम कहते हैं, देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है एकांतर अंतः, अंतः मतलब इन दो भुजाओं के अंदर वाले कोण। तो देखिए कोण 4 जो है इसका अंतः कोण कौन होगा, इसका अंतः कोण कोण 6 होगा। आपको कैसे पहचानना है कि देखिए यहां पर जेड की आकृति बन रही, देखिए यहां पर जेड की आकृति बन रही, तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण एक दूसरे के संगत, एक दूसरे के क्रमागत अंतः कोण होते हैं और आपस में बराबर भी होते हैं। समझ गए, तो कोण का जो एकांतर अंतः कोण होगा वो 6 होगा। ठीक है, और कोण 3 का अंतः कोण कौन होगा, कोण 3 का जो अंतः कोण होगा, देखिए यहां पर जेड की उल्टा आकृति बन रही है, बन रही, तो इधर का कोण और इधर का कोण आपस में बराबर होगा, यानी कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण हो गए। अब हम देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण देखते हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण। तो जो कोण 1 है, कोण 1 का बाह्य कोण कौन होगा, इधर का कोण उधर का कोण। तो कोण 1 का कौन हो जाएगा, कोण 7, ये आपस में बराबर होंगे। देखिए कोण 2 का जो बाह्य कोण होगा, एकांतर बाह्य कोण वो कौन सा होगा, कोण 8 हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गई एकांतर बाह्य कोण की। अब एक और बचता है क्रमागत अंतः कोण। अंतः कोण, अब ये क्या होता है, तिर्यक रेखा की एक साइड की जो कोण होते हैं उन्हें हम क्रमागत अंतः कोण कहते हैं। जैसे कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5, इनमें एक कंडीशन ये है कि दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो उनका योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, और इधर देखिए इस तिर्यक रेखा के इधर के सारे कोण कौन, कोण 3 और कोण 6, तो कोण 3 और कोण 6 अगर हम जोड़ देंगे तो इसका भी मान कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी है जो बेसिक जानकारियां थी, कक्षा 9 से रिलेटेड थी, वो हमने आपको बता दी, क्योंकि इन बेसिक जानकारियों का इस्तेमाल हम थेल्स प्रमेय में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज 2 प्रमेय सिद्ध करेंगे, एक थेल्स प्रमेय और एक थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब ये जितने हमने जानकारी दी वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो। ठीक है, 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और ये हमने अभी समझाया जो संगत कोण है वो संगत कोण 1 का संगत कोण 5 होगा, 2 का संगत कोण 6 होगा, 3 का संगत कोण 7 होगा और 4 का संगत कोण 8 होगा। ठीक है, एकांतर अंतः कोण अंदर वाले कोण 4 और 6 होंगे, कोण 3 और 5 होगा। ठीक है,
एकांतर बाह्य कोण, कोण 1 का बाह्य कोण कौन सा होगा, एकांतर 7 होगा, 2 का 8 होगा, और क्रमागत अंतः कोण 4 और 5 3 और 6 होंगे। इनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम थेल्स प्रमेय। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो देखिए, एक गणितज्ञ थे थेल्स, ठीक है। उन्होंने अपना कथन दिया। अब क्या कथन दिया, देखिए जो थेल्स प्रमेय है उसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए, ये जो BC है हम कहेंगे DE के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो BC के समांतर हम एक कोई अन्य भुजा DE अगर हम खींचते हैं तो जो AB और AC भुजा है ये आपस में क्या हो जाती है, समानुपाती। मतलब कहने का मतलब है AD के बटे में DB और AE के बटे में EC हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसे सॉल्व करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, उस सिस्टम से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, 80% इसके चांस है आने के, ठीक है, क्योंकि अधिकतर पेपरों में देखी जाती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है कि BC समांतर है DE, ठीक है। तो लिखेंगे BC समांतर DE, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमने अभी आपको बताया कि AD के बटे में DB भुजा, ठीक है। AD के बटे में क्या रहेगी, DB भुजा रहेगी, और AE के बटे में EC भुजा रहेगी। यानी AE के बटे में कौन रहेगी, EC भुजा रहेगी, ठीक है। ये हमें क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। अब देखिए हम लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना, क्योंकि हम इसमें रचना करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, B को हम E से मिलाएंगे, ठीक है। B को हमने E से मिला दिया और D को हम C से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस वाले त्रिभुज में D से हम एक लंब डालेंगे, किस पर, AD पर। तो ये यहाँ पर बनने वाला कोण 90 अंश हो जाएगा। और उसके बाद D से हम एक लंब AE पर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनके हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं N और इसका नाम दे देते हैं M, ठीक है। तो रचना में हमें सबसे पहले लिखना है B को E से और D को C से मिलाया। B को E से, B को E से व D को C से मिलाया, ठीक है। और दूसरा काम उसने क्या किया है, दूसरा काम किया गया है कि E और N ये लंब हमने डाला किस पर, AD पर। तो इसी को हम लिखेंगे EN लंब, EN AD पर लंब डाला, ये लिखेंगे, ठीक है। EN AD पर व AE पर DM, AE पर कौन सी लंब, DM लंब डाला, ठीक है। तो ये दो हमने रचनाएं की।
तो ये दो हमने रचनाएं लिख दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें उपपत्ति करना है। उपपत्ति, उपपत्ति करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो और एक बात जान लीजिए, जैसे हमने ये एक क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब इसके आधार तीनों हो सकते हैं। कब? इसका अगर हम नाम दे दें ए बी सी, और ए से एक लंब डालें किस पर, बीसी पर। अगर हमने बीसी पर लंब डाला तो बीसी हो जाएगा आधार, और जो लंब पड़ेगा ए डी वो हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा त्रिभुज। शायद कभी ऐसा त्रिभुज आ जाए जो अधिक कोण बने, ऐसा त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पर सीधा लंब पड़ गया था। यहां पर हम किस सिर से लंब डालें, यहां से लंब डालेंगे तो ये सीधा लंब पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। हमारा जो आधार है वो अभी भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो लंब बाहर निकल गया, इसे हमसे कोई समस्या नहीं है, ऊंचाई उसकी वही होगी और आधार हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। अब हम सीधे उपपत्ति अब आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, उपपत्ति हम करेंगे तो यहां पर देखिए, इस वाली भुजा में, ए बी भुजा में आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ए डी ई, ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको डी ई बी, दो त्रिभुज दिख रहा है। इन दो त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फार्मूला हमने आपके सामने लिख दिया है। अब आधार देखिए, ए डी ई में आधार कौन हो जाएगा, जिस पर लंब डाला गया। किस पर लंब डाला गया, ए डी पर। तो ए डी तो हो गया लंब, ए डी हो गया लंब, और ऊंचाई हो जाएगी ये जो हमने लंब डाला यानी एन ई। ठीक है, एन ई, ये लंब हो जाएगा। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। अब अगले त्रिभुज की हम बात करते हैं। किस त्रिभुज की, डी ई बी की। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर आधार कौन होगा, क्योंकि त्रिभुज तो इतना ही बन रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये लंब, क्योंकि यहाँ पर अधिक कोण थोड़ा सा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये लंब बाहर की ओर निकल रहा, किधर, बाहर की ओर निकल रहा है। तो लंब तो हमारा ये हो जाएगा, लेकिन आधार हमारा डीबी ही रहेगा। ठीक है, तो आधार हमारा कितना रहेगा, डीबी, और लंब क्या हो जाएगा, एन ई। समीकरण से हम 2 मान देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस साइड की तरफ। इस भुजा में, ए ई भुजा में देखिए आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ए डी ई और डी ई सी, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें दो लंब और दो आधार पता। देखिए ये हमें दो लंब और एक ये आधार पता है, तो हम दोनों किसी भी लंब और आधार को ले लेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो समान होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल में लंब कौन है, लंब ये है और आधार ए ई है। तो लिखेंगे 1/2 आधार हो जाएगा ए ई गुणे ए ई गुणे हो जाएगा लंब डी एम। ठीक है, तो डी एम, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अगला त्रिभुज लेंगे डी ई सी। कौन सा त्रिभुज लेंगे, डी ई सी, ये भी ले सकते हैं, और भी हम नाम दे सकते हैं ई
CED, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे CDE, ठीक है। तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2। अब देखिए इसका आधार कौन होगा। इस त्रिभुज में यहाँ पर देखिए ये अधिक कोण बन रहा, तो ये लंब बाहर की ओर निकल रहा, तो ऊंचाई हमारी DM हो जाएगी और आधार हमारा EC हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC, और लंब हो जाएगा यानी ऊंचाई हो जाएगी हमारी DM। समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग, समीकरण 2 में 3 का, वो समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, ठीक है। ये हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर शायद आपको ना दिखे तो इधर हम नोट कर देते हैं। इसका अब हम काम खत्म, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आप जान चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटे में कौन रहेगा, दूसरा DEB, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, 1/2 DEAD है, 1/2 AD गुणे क्या हो जाएगा, NE बटे में क्या रहेगा, 1/2 DB, 1/2 DB गुणे NE। तो 1/2 से 1/2, NE से NE कट जाएगा, क्या बच जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, AD बटे DB के। इसका हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 4 बन चुका है, समीकरण 5 नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 में हम 4 का भाग देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 भागे समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 3 देखिए कितना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में रहेगा CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर में रहेगा 1/2 गुणे AE गुणे DM, बटे में रहेगा देखिए 1/2 EC गुणे DM। तो 1/2 से 1/2 और DM से DM कट जाएगा, तो आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, AE बटे EC के, ठीक। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 6, ठीक है। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि जब दो समांतर रेखाएं हों और उनके बीच हम अगर त्रिभुज बनाते हैं तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर जो BC और DE क्या है, समांतर है, तो इन पर एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है DEB, एक त्रिभुज बन रहा है CDE, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का
क्षेत्रफल बराबर होगा सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 7। ठीक है, अब देखिए समीकरण 5 में डी ई बी लिखा हुआ है, त्रिभुज डी ई बी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है त्रिभुज डी ई बी किसके बराबर है? त्रिभुज सी डी ई के बराबर। मतलब इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहां से इसका मान उठा के यहां पर रख देंगे, यानी समीकरण 5 में हम फेरबदल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 7 से त्रिभुज डी ई बी का मान समीकरण 5 में रखने पर ठीक है, चलिए समीकरण 5 में रखेंगे। उसके लिए हम इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका हमें काम नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो हमें सिद्ध करना है वो आने ही वाला है, बस 2-3 लाइन और बचा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं इसको भी हम। तो देखिए हम जैसे ही मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 5 में, तो त्रिभुज कौन सा है? ए डी ई का क्षेत्रफल, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर? ए डी बटे डी बी के बराबर होगा। इसमें तो मैं कोई फेरबदल किया नहीं, ए डी बटे डी बी। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 8। क्या नाम देंगे? समीकरण 8। ठीक है, अब देखिए समीकरण 8 देखिए और समीकरण 6 देखिए। ए डी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मतलब यहां से इसका मान उठाकर यहां पर रख सकते हैं और यहां से इसका मान उठाकर यहां पर रख सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये दोनों जो पक्ष इधर के बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बराबर कर देते हैं। समीकरण 6 बराबर समीकरण 8, दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 6 देखिए कितना है? ए ई बटे में ई सी बराबर में क्या है? ए डी बटे में क्या रहेगा? डी बी। ठीक है, तो देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था, ए डी बटे डी बी, ए सी बटे ई सी। अच्छा, ये इधर का इधर करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, तो देखिए हमने पूरी तरह से सिद्ध किया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये तो आपकी थेल्स प्रमेय आशा करते हैं बच्चों पूरी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, और अब हम सॉल्व करेंगे थेल्स प्रमेय का जो विलोम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला टाइप। आइए बच्चों अब देखते हैं अगली प्रमेय। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? दो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती हैं। क्या कहा गया है? दो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो देखिए जब कभी हमें क्या करना है? समानुपाती सिद्ध करना है तो सबसे पहले उनके कोण बराबर होने चाहिए। तो कहा गया संगत कोण क्या हो? सदैव संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती हैं यदि उसके जो त्रिभुज के जो कोण है वो क्या है? समकोणिक हो। समकोणिक हो मतलब कि देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए डी ई और ए बी सी। तो देखिए जो बी का संगत कोण होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। जो ए होगा त्रिभुज ए डी ई का जो संगत कोण होगा वही ए बी सी का होगा, यानी ये वाला कोण। ठीक है,
और कोण सी का जो संगत कोण होगा वो कौन सा होगा, कोण कौन सा, सी और ई होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले लिखना है दिया है। क्या लिखना है, दिया है। तो देखिए यहां पर दिया क्या गया है, यहां पर कोण ए और कोण ए बराबर होगा। ठीक है, किस त्रिभुज की बात हो रही है, पहले हम त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई, देखिए चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, तो ए डी ई, ए डी ई त्रिभुज में देखिए ए डी ई और ए बी सी में जो कोण ए है ये क्या है, दोनों त्रिभुजों का क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए। क्यों बराबर है, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए जो कोण बी है, कोण डी आपस में बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण डी। क्यों बराबर होंगे, हमने आपको सबसे शुरुआत में बताया था संगत कोण। देखिए दोनों की दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसका मुंह देखिए इधर की ओर खुल रहा है, इसका मुंह भी इधर की ओर खुल रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है और बराबर भी होंगे। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण डी, तो हम इसका स्पष्टीकरण लिख देंगे। क्या लिखेंगे, संगत कोण। क्या है, संगत कोण। ठीक है, तो अब आगे देखिए कोण सी और कोण ई भी आपस में बराबर होंगे। कोण सी बराबर कोण ई, ये भी क्या है, संगत कोण। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या कहा है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो AD के बटे में AB। ठीक है, क्या लिखेंगे, AD के बटे में हो जाएगा क्या, AD के बटे में AB रहेगा। तो देखिए AD बटे हमें सिद्ध करना है AB बराबर AE के बटे में AC, AE के बटे में AC, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे, अभी हमने थेल्स प्रमेय सिद्ध किया है, थेल्स प्रमेय से क्या सिद्ध किया था कि AD के बटे में, इस AD के बटे में DB रहेगा, DB बराबर AE के बटे में EC रहेगा, AE के बटे में क्या रहेगा, EC रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें करना है, देखिए इसमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है, दोनों को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा DB बटे AD बराबर EC बटे AE। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, DB बटे AD प्लस 1 EC बटे AE प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम ले लेना होगा। ठीक है, तो यार देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, AD ठीक है, और ये AD इधर पूरा हो जाएगा, तो DB प्लस क्या हो जाएगा, AD बराबर AE बटे में क्या रहेगा, AE, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो EC प्लस क्या हो जाएगा, AE। ठीक है, अब गौर से देखिए
DB और प्लस AD किसके बराबर होगा? AB के बराबर। तो हम लिख देंगे AB बटे AD बराबर EC देखिए EC ये दोनों है EC अब प्लस AE किसके बराबर होगा? AE के बराबर। देखिए EC और AE जोड़ दें किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर। तो AC बटे में क्या आ जाएगा? बटे में AE तो रहेगा ही, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर उल्टा किया था अब यहाँ पर हम सीधा कर देंगे, मतलब जैसे थे वैसे, यानी कि हम लिख देंगे AD बटे AB बराबर AE बटे में आ जाएगा AC। क्या हमें यही सिद्ध करना था? देखिए AD बटे AB और AE बटे AC क्या हुआ? सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये प्रमेय आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपकी जो ये प्रमेय थी ये तो आपकी सिद्ध हो गई, ठीक है। तो कल से हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों आज की जो क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनकी भी पढ़ाई, उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी समय पर, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।